Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject history, and today we are going to discuss chapter number 7 and the chapter name is Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. This is your first session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स और ये आपका फर्स्ट सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि हमारा जो ये चैप्टर है दैट इज वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स. इसमें हम लोग कौन कौन से मेन टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू हैव एन इंट्रोडक्शन एज इन कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या समझने वाले हैं. ओके, आफ्टर दैट we are going to talk about the Indian textile and the world market. Then Indian textiles in European markets. After that, who were the weavers and how did the Indian textile industry it decline. Then we are going to talk about the cotton mills that were coming up in the Indian subcontinent. Lastly, we will talk about the sword of Tipu Sultan and wood steel under the topic that is iron and steel industries here. Okay, now let's have a brief introduction कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या समझने वाले हैं. Okay, so this chapter tells the story of the crafts and industries of India during the British rule by focusing on two industries, namely textiles and आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. सो बेसिकली इस चैप्टर में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द क्राफ्ट्स एंड द इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी के बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे जो इंडिया में फ्लरिश हो रहे थे, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. और इसमें हमारा दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पहला है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरा है हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. ओके, तो बच्चों इसके प्रीवियस चैप्टर्स में जो भी आप लोगों ने ब्रिटिश पावर के बारे में पढ़ा है, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि कैसे वो इंडिया में ट्रेडिंग करने आए थे, है ना. तो ये हम लोगों ने चैप्टर 2 में भी देखा कि किस तरीके से वो ट्रेडिंग करने आए थे और धीरे धीरे उन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले लिया था इंडिया में. ओके, तो यहाँ पर हम लोग फोकस करने वाले हैं कि उनके ट्रेडिंग एक्टिविटीज से इंडियन इंडस्ट्रीज पे कैसा इंपैक्ट पड़ा. इसमें हमारा टू मेन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसमें हम लोग वीवर्स के बारे में भी बात करने वाले हैं. एज हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट इज डिपिक्टिंग द वीवर्स एट दैट टाइम. ओके, नाउ both these industries were crucial for the industrial revolution in the modern world. और जब हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, है ना. तो ये जो तो हमारे इंडस्ट्रीज है दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दे कंट्रीब्यूट अ लॉट in the industrial revolution in the modern world. Okay, mechanized production of cotton textiles made Britain the foremost industrial nation in the 19th century. अब बच्चों हम लोग 19th सेंचुरी की बात जब कर रहे हैं, ओके, लेट्स से 1800 के बाद का जो पीरियड है बच्चों, उस टाइम से आप देखो क्या हुआ कि जो मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन होने लगा कॉटन टेक्सटाइल्स का, ओके, उसकी वजह से ब्रिटेन जो है सबसे फॉरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन हो गया, सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन था पूरे वर्ल्ड में, दैट इज ब्रिटेन. एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट हैपेंड इन द ब्रिटेन. ओके, it was with the coming up of iron and steel industry from the 1850s, Britain came to be known as the workshop of the world. So basically अगर हम 1850s की बात कर रहे हैं, मिड 19th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, तो उस टाइम पे आप देखो कि ब्रिटेन में यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आने लगा. ओके, अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे बनने लगे, है ना, इमर्ज होने लगे. एंड दैट इज वाई ब्रिटेन को क्या कहा जाने लगा, इसको कहा जाने लगा द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. ओके, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर दैट यू मस्ट कीप इन माइंड. The industrialization of Britain
had a close connection with the conquest and colonization of India. अब हम ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बात कर रहे हैं बच्चों, उसका बहुत ही क्लोज कनेक्शन था किस चीज से? दैट इज द कॉन्क्वेस्ट एंड द कोलोनियलाइजेशन ऑफ इंडिया। अब इन सारे टर्म्स के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखा है कि पहले किस तरीके से उनका पहला एम था ट्रेडिंग करना, राइट? कि जितने भी हम यूरोपियन पावर्स की बात करें, चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, पोर्तुगीज हो, तो ये जितने भी लोग थे बच्चों जो भी इंडिया की तरफ आ रहे थे, उनका मेन एम था ट्रेडिंग करना, है ना? जितना भी वो एक्सट्रैक्ट कर सकते थे और वो अपने यूरोपियन कंट्रीज में वो जितना भी वो ले जा सकते थे, जितना भी वो प्रॉफिट गेन कर सकते थे। सो बेसिकली ये उनका एम था थ्रू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन, तो इट हैड अ क्लोज रिलेशन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड द कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। कि इंडिया में जब उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सेटल किया, उसके बाद उनको और बहुत सारे फायदे होने लगे, बहुत सारे प्रॉफिट्स उन्होंने गेन किया, जिसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ हियर यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ ब्रिटेन इन द 18th सेंचुरी, राइट? जब वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत अच्छे से हो चुका था, एंड ऑल्सो द अर्लीस्ट इंडस्ट्रीज दैट वर सेट अप इन द ब्रिटेन। नाउ इन द लेट 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe, making profit through this sale. So यहाँ पर आप देखो कि अगर हम लेट 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, अब लेट 18th सेंचुरी कहने का क्या मतलब है? जब हम 1750s के आगे की बात कर रहे हैं, ओके? अब उस टाइम पे क्या हो रहा था कि उस टाइम पे जो कंपनी था वो क्या कर रहा था? यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। सो द कंपनी दे वर बाइंग द गुड्स इन इंडिया। अब इंडिया में जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, जो भी इंपॉर्टेंट गुड्स थे या फेमस गुड्स थे, वो इंडिया से वो लेके कहाँ जा रहे थे? दे वर एक्सपोर्टिंग देम टू इंग्लैंड और एंड यूरोप। अब ये इंग्लैंड और यूरोप के कंट्रीज में ये सारे गुड्स को वहां पे भेज रहे थे और उसके सेल से उनको प्रॉफिट मिल रहा था। ओके, बट with the growth of industrial production, British industrialists began to see India as a vast market for their industrial products. लेकिन जब हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं और जैसे जैसे वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने लगा, बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप किए जाने लगे, तो उसके बाद क्या हुआ? दैट ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट, वहां पे जितने भी ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे ब्रिटेन में, वो रियलाइज किए दैट इंडिया इज अ वास्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और गुड्स। ओके, मतलब वहां पे अब जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे थे उनको एक्सपोर्ट करके इंडिया लाया जा रहा था और यहाँ पे सेल किया जा रहा था। सो एंड over time the manufactured goods from Britain began flooding in India. तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पे आप देखो सिचुएशन रिवर्स हो गया कि लेट 18th सेंचुरी में हम क्या देख रहे थे कि ब्रिटेन से जो भी लोग आ रहे थे वो यहाँ से गुड्स को कहाँ ले जा रहे थे? यूरोप या ब्रिटेन में, और वहां पे वो लोग सेल करके जो भी उनको प्रॉफिट मिल रहा था वो उसे अपना कमा रहे थे। लेकिन अब जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सो उसकी ग्रोथ के बाद क्या हुआ? ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट वो रियलाइज करने लगे दैट इंडिया इज अ वास्ट मार्केट, और अगर वहां पे वो अपने गुड्स को बेचेंगे तो उनको काफी फायदा होगा। इसलिए अब यहाँ पे सिचुएशन रिवर्स होता है कि अब ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो थे वो इंडिया में आने लगे। ओके, अब इसका इंपैक्ट पड़ा था इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, या फिर बात कहो तो जो भी ट्रेडिशनल वर्कर्स थे उनके ऊपर इसका बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ने लगा, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। ओके, अगर हम इंडिया की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमारा सबसे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री था दैट इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सबसे पुराने इंडस्ट्रीज में हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज थे। ओके, अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल। तो यहाँ पे आपको पता है हम लोगों ने बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ा था, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा था, है ना? अगर आप प्रीवियस चैप्टर्स को पढ़ोगे तो उसमें आप ये सारे बैटल्स आपको याद आएंगे। अब उन बैटल्स के बाद ऐसा हुआ था कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आया था उसके बाद, है ना? लेकिन अगर हम उसके पहले की बात कर रहे हैं, दैट इज बिफोर द ब्रिटिश दे कॉन्कर्ड द रीजन ऑफ बंगाल, और यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, नाउ दिस इज द रीजन ऑफ बंगाल हियर। ओके,
So India was by far the world's largest producer of cotton textile. अब जब ब्रिटिश ने कॉन्कर नहीं किया था, उसके पहले क्या था बच्चों कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का, वो कौन सा कंट्री था? वो हमारा कंट्री था, दैट इज इंडिया. Indian textiles had long been renowned both for their fine quality and exquisite craftsmanship. So यहाँ पर आप देखो कि अगर हम इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, so all over the world Indian textiles was really famous. Okay, they were known for their fine quality and also an excellent work in their craftsmanship. ओके जो क्राफ्ट्समैन थे वो बहुत ही बारीकी से जो भी डिजाइन से कुछ भी बनाना होता था बच्चों, जो भी वो प्रोडक्ट बनाते थे वो काफी बारीकी से बनाते थे. एंड दैट इज व्हाई ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन टेक्सटाइल का बहुत ही ज्यादा डिमांड था. हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी द इंडियन वीवर्स एट दैट टाइम, जब हम 18th सेंचुरी के टाइम की बात कर रहे हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया एंड इट इज शोइंग द फेमस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, दैट इज कॉटन, वुलन एंड सिल्क. और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. और इसके बारे में बच्चों आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है ना? जब ज्योग्राफी में हम लोग इंडस्ट्रीज चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी आप लोगों ने देखा है अबाउट दी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ऑल्सो द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, राइट? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इमर्ज हुए थे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. और यहाँ पे आप देख सकते हो इस रीजन में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा बंगाल में, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रीजन में, या फिर हम वेस्टर्न इंडिया में बात कर रहे हैं तो पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन्स थे जहां पे कॉटन मिल्स या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इमर्ज हो रहे थे. अगेन एज आई एम टेलिंग यू कि इन सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके आगे डिस्कस करने वाले हैं. ऑल्सो दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे मैप में आप देखो दैट इज द एशियन ट्रेड रूट्स. ओके, अर्ली 18th सेंचुरी की बात हो रही है. लेकिन अगर हम बात करें कि बंगाल रीजन से कि सबसे अर्लीस्ट आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इधर इमर्ज हुए थे, है ना? तो यहाँ से जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे थे बच्चों वो डिफरेंट रीजन्स में जा रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो बेसिकली यहाँ पे आप देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज थे जहां से ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रहे थे. तो पहला है हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जिसमें हमारा फेमस है जावा, सुमात्रा एंड पेनाक. तो ये पूरा रीजन जो हमारा है बच्चों जावा, सुमात्रा का, दिस इज योर साउथ ईस्ट एशियन पार्ट हियर. और यहाँ से आप देख सकते हो कि बंगाल से जितने भी आपके कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ पे ट्रेड किए जा रहे थे. अपार्ट फ्रॉम दैट वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, उसके अलावा अगर हम वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं तो इस रीजन में भी आप देखो किस तरीके से ट्रेडिंग बढ़ रहा था इंडिया का ऑल ओवर द वर्ल्ड. Now, from the 16th century, European trading companies began buying the Indian textiles for sale in Europe. अब यहाँ पे आप देखो जब हम 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, मतलब 1500 ईयर के आगे की जब हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप देखो कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थे, चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, डच हो, पोर्तुगीज हो, तो ये जितने भी आपके ट्रेडिंग कंपनीज थे बच्चों, जिनका एक मोटिव था कि वो ईस्टर्न पार्ट में आके ट्रेड करें और अपना प्रॉफिट करें. सो यहाँ से वो क्या कर रहे थे, इंडियन टेक्सटाइल्स को ले जाकर यूरोपियन कंट्रीज में बेच रहे थे. ओके, एंड दैट इज हाउ दे वर गेनिंग द प्रॉफिट फ्रॉम हियर. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन, एज इन हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. सो वी सॉ दैट इन दिस चैप्टर वी शैल फोकस ऑन द इंडस्ट्रीज एंड द क्राफ्ट्स वर्क that was famous in India, and also how did the colonialism or the conquest of British rule it impacted the traditional industries, that is the textile industry and the iron and steel industry, right? उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट. और अगर हम इंडियन टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं बच्चों, सो बिफोर द ब्रिटिश दे कॉन्कर्ड द बंगाल रीजन, so it was the region that was exporting most of the cotton textiles all over the world. इसमें हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट रीजन देखा है. पहला है हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जावा, सुमात्रा, एंड उसके बाद हमने देखा कि वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया.
फिर हमने देखा कि 16th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे जो भी आपके यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थे, दे वर आल्सो कमिंग हियर एंड बाइंग द टेक्सटाइल गुड्स एंड दे वर सेंडिंग बैक टू यूरोप, जहां पे उसको वो सेल कर रहे थे एंड दे वर गेटिंग द प्रॉफिट फ्रॉम दैट. Okay, so that's all for today. In our next class, we are going to talk more about the textile industry here. Okay, so thank you very much. Have a nice day.